टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हम लोग पढ़े हैं क्रिटिकल एंगल, जिसमें दिखाया गया था कि मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये है रेयर, डेंसर और रेयर, सघन माध्यम और विरल माध्यम। और रिफ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं, अगर लाइट रे सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से रेयर या विरल माध्यम में जाएगी तो वो नॉर्मल या अभिलंब से दूर हट जाएगी, नॉर्मल या अभिलंब से दूर हट जाएगी। है ना। फिर बताया गया कि अगर आई बढ़ाओगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, अगर आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, और अगर आई बढ़ाते गए तो आर भी बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस से बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यानी इतने आई पर, इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने भी बताया था कि डेंसर मीडियम या सघन माध्यम के लिए वो विशेष आपतन कोण, डेंसर मीडियम या सघन माध्यम के लिए वो विशेष आपतन कोण, वो विशेष आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री, उस विशेष आपतन कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अब फिर आगे इसी में बढ़ते हैं, अगर हम इंसिडेंट रे को और बेंड कर दें, यानी अगर डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें, अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अब 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब ये है कि अब लाइट रे रेयर मीडियम में ना जाकर उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट जाएगी, डेंसर मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो ध्यान देना भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाता है, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाता है, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो माध्यम को बांटने वाले पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दी जाती है, तो उस दशा में मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट रेज होंगी वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या ये कह लो कि जिस सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिस पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वो पृष्ठ बहुत अधिक चमकीला दिखाई देगा। जहां से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो वस्तु या वो पृष्ठ बहुत अधिक चमकीला दिखाई देगा। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, यानी
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हम दो कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब हम दो शर्तों का पालन करेंगे। पहला क्या है, पहली शर्त क्या है कि जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से कहां पर जाए, रेरर मीडियम में। लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां जाए, रेरर मीडियम में। यानी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां जाए, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से कहां जाए, विरल माध्यम में। और दूसरी शर्त ये है कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। जब हम इन दो शर्तों का पालन करेंगे तभी जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसी में एक चीज और हम देखे ले रहे हैं। देखिए भाई, अभी हमने बताया था रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ये मीडियम है ग्लास और ये मीडियम है एयर। यानी लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में। तो ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी, n इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी। तो यहां पर n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और c को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। और हमने तुमको बताया था कि इस फार्मूले में जो n आता है वो है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इस फार्मूले में n जो होता है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। तो ये डेंसर है और ये रेरर है। लाइट रे आ रही है क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में डेंसर से रेरर में, लेकिन n लिया जाएगा विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां पर n का मतलब होगा ANG। अगर ग्लास से लाइट रे कहां आ रही, एयर में। अगर लाइट रे ग्लास से कहां आ रही, एयर में, तो n को लिखा जाएगा ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन सी। ANG का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये होता है 1.5। तो ये हो जाएगा कितने के, या अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 अपान 1.5। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, ये हो जाएगा 2 अपान 3। या इसको हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 2/3, 0.666, या आगे 7 कर लो। और ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 41 डिग्री 39 मिनट, 41 डिग्री 39 मिनट। साइन साइन कैंसिल, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 41 डिग्री 39 मिनट। 41 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा भाई। वास्तव में इसका मतलब यह है कि अगर लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में। अगर लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, 41 डिग्री 39 मिनट।
41 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब ये कि अगर हम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इससे ज्यादा कर दें, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर लाइट रे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में, तो ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आई, 41 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 41 डिग्री 39 मिनट रहेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, 90 डिग्री। अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब अब लाइट रे एयर में नहीं आएगी, वो वापस कहां लौट जाएगी, ग्लास में। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या है, 41 डिग्री 39 मिनट। इसका मतलब है कि अगर ग्लास से लाइट रे एयर में आ रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान इससे ज्यादा कर दोगे, इससे ज्यादा कर दोगे तो लाइट रे ग्लास में ही वापस लौट जाएगी, अर्थात होने लगेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अर्थात इस कंडीशन में ग्लास का ये वाला हिस्सा जो है काफी ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगेगा, काफी ज्यादा शाइनी दिखेगा।